Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, ये मैं अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी. वो था अबाउट स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस एंड वीक कन्वर्जेंस. स्ट्रॉन्ग और वीक कन्वर्जेंस से रिलेटेड था. और मैं देख के माशाल्लाह हैरान हुई हूँ. इस में स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस, वीक कन्वर्जेंस, इसके बारे में जाने से पहले आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंस क्या है. और फिर कन्वर्जेंस की टाइप्स आप लोगों को पता होनी चाहिए. कैलकुलस में आप इतने सारे कन्वर्जेंस पढ़ के आए हैं. और फिर और कहाँ पे पढ़े हैं हम लोगों ने. और आप लोगों ने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, हाँ आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और वीक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आप लोगों ने पढ़ा है. तो मैं सारा कुछ आप लोगों को बता देती हूँ. और ना वो बताने से पहले चलो वो मैं बता देती हूँ. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये आप लोगों से उस पर पूछा जा सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन में. अच्छा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है जो ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. आप लोगों ने डेफिनेशन देखी होगी, मैं ना ये साथ साथ वो बताती रहूँगी. जैसे ये हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन है. इसकी डेफिनेशन ये और एक एग्जांपल, चलो मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को. लेकिन पहले चलो इन जनरल आपको बता देती हूँ. पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ये होता है जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, दूसरा तो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर. और अगर कोई फंक्शन है, कोई कन्वर्जेंस, कोई सीक्वेंस इस तरह से बिहेव करे जिसमें आपका जो नेचुरल वो जो एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन, वो जो एन होता है, अगर वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर गया, एप्सिलॉन पर, दूसरा एक्स पर, अगर इन दो चीज़ों पे कन्वर्ज कर गया, मतलब उस इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका एन, तो वो बन जाता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. अगर आपका एन अकेला एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है तो वो हमारे पास बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बन जाता है. तो अब इसी तरह आपको स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस बताऊंगी, वीक कन्वर्जेंस बताऊंगी. तो ओवरऑल बता देती हूँ. अब ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस क्या है ओवरऑल बता देती हूँ. वो ये है कि ना आपका कन्वर्जेंस जो है, अब ये नॉर्म स्पेस में अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस. अच्छा, कोई भी नॉर्म स्पेस होती है. आप लोगों ने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा होगा, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा था फंक्शनल एनालिसिस. वहाँ पे आपने देखा कि हम नॉर्म स्पेस को डुअल स्पेस बना सकते हैं. नॉर्म स्पेस की डुअल स्पेस बना सकते हैं और डुअल स्पेस में सारे के सारे फंक्शंस होते हैं. अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आ गई. अच्छा, अब अगर डुअल स्पेस में आपके वो जो सीक्वेंस है, वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, अगर वो कन्वर्ज कर गई किसी एक फंक्शन को तो हम वो बन जाता है वीक कन्वर्जेंस. मतलब अब देख लो, ये थोड़ा सा बात ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. वो हम ये कह रहे हैं कि ये खड़ा है नॉर्म स्पेस. ये स्पेस, नॉर्म स्पेस को हम डिनोट करते हैं एन से. और ये हमारे पास चलो एक्स से डिनोट कर लेते हैं. और ये हमारे पास नॉर्म है, ठीक है. ये नॉर्म स्पेस है, ओके. और इस नॉर्म स्पेस का आप डुअल स्पेस बना सकते हो. डुअल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एफ डैश से. और एफ डैश से हम एक्स डैश से हम इसे डिनोट करते हैं. ये डुअल स्पेस है हमारे पास. अच्छा, अब ये है नॉर्म स्पेस और ये हमारे पास है डुअल स्पेस. इसी नॉर्म स्पेस का डुअल स्पेस है. अच्छा, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस खड़े हैं. इसके अंदर इसके अंदर वो वेक्टर्स खड़े हैं. अच्छा, अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सपोज डैट एक सीक्वेंस है एक्स एन, एक सीक्वेंस है, और सपोज डैट ये कन्वर्ज कर रहा है इसी के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये इसके करीब आते जा रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे, अगर कन्वर्जेंस नॉर्म स्पेस में है तो हम इसे बोलेंगे कौन सी कन्वर्जेंस, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस. अच्छा, अगर हमारी कन्वर्जेंस, मतलब जैसे यहाँ पे फंक्शंस हैं, फंक्शंस में यही नंबर्स अगर आप पुट करेंगे, यही जो एफ एन ये फंक्शन है, इससे ना हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल. मतलब आपको पता है कि हम एक वेक्टर किसी फंक्शन में पुट करो तो फंक्शन हमें क्या आंसर देता है, रियल वैलिड फंक्शन है हमारे पास, रियल नंबर्स हमें देगा. तो रियल नंबर्स का सीक्वेंस आपके पास, आप लोग जानते हो रियल नंबर के सीक्वेंस को. तो जब रियल नंबर का सीक्वेंस कन्वर्ज करता है एफ ऑफ एक्स, जैसे ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये यहाँ पे आके बन जाएगा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा. तो अगर ये कन्वर्ज कर गया एफ ऑफ एक्स को तो हम इसे बोलते हैं वीक कन्वर्जेंस. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को पहले कन्वर्जेंस का कंसेप्ट दे दूं कि ये होता क्या है. हम लोगों से, मैंने एमएससी के ज़माने में पढ़ती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, फिर मैं रट्टे शट्टे लगा देती थी. तो इसलिए मैं आप लोगों को इसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दे रही हूँ कि आप लोगों को पहले कन्वर्जेंस का पता होना चाहिए.
अब कन्वर्जेंस क्या है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताती हूँ. कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, सपोज दैट दिस इज अ सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस. मीट्रिक स्पेस में एक सीक्वेंस है, ओके बात समझ आती है. इज सेड टू बी कन्वर्जेंट और टू बी कन्वर्जीज होगा, is said to be converges, अच्छा, or to be convergent if there is an x इसी स्पेस से एक पॉइंट आपने लिया, इसी स्पेस का एक पॉइंट है सच डैट दिस कंडीशन होल्ड. इसे ज़रा आप अगर गौर से देखें, ये यहाँ पे कोमा है. अच्छा, इसी तरह हम गौर से देखें, हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है इस स्पेस मीट्रिक स्पेस में. अच्छा, और इस मीट्रिक स्पेस का ही एक पॉइंट है और ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है इसे, और ये इसकी डेफिनेशन है. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. मैं सीक्वेंस बताती हूँ इन रियल नंबर में होता क्या, सिचुएशन क्या बनती है, सीक्वेंस के बारे में बताती हूँ. ये देखो, ये हमारे पास है ग्राफ है, कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ होता है और मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ रियल नंबर्स में. ये जो ये सीक्वेंस है, इस SN मेरे पास सीक्वेंस है और इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं SN. इस करली ब्रेसिस में आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं जिन्हें ब्रेसिस बोलते हैं, और ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं. तो इस तरह से डिनोट करते हैं. सीक्वेंस है हमारे पास. अब इसकी डेफिनेशन ये है, कहता है कि ना, एक तो इसकी डेफिनेशन ये जो आप लोगों को नज़र आई है, लिमिट n approaches when n approaches to infinity s n approaches to या equals to some point n, या हम इसे लिखते हैं एस एन कन्वर्जिस टू एस व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. या इसी चीज़ को लिखने का एक और मेथड है, लिमिट n approaches to infinity और एस एन माइनस एस और mod इज इक्वल टू 0. ये इसका ना एक और ये मेथड है. एक और तीसरा तरीका भी आपको बताती हूँ इसी डेफिनेशन को लिखने का. वो डेफिनेशन ये है, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर या रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर सच डैट, ये डेफिनेशन, ये इन डेफिनेशंस को लिखने का एक और मेथड आपको बताती हूँ. सच डैट, सपोज ये सीक्वेंस मेरा उसमें किसमें रियल लाइन में, तो ना एस एन माइनस एस और लेस देन एप्सिलॉन और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन. अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है. अब इस डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि इस डेफिनेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है. इसका मतलब ये होता है, एप्सिलॉन ये बता रहा है ये रेडियस है. आप रेडियस जितना मर्जी लें, इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. वो कहता है एन और एन से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है. चलो ज़रा आओ इधर आओ, आपको पहले ना बता देती हूँ. सीक्वेंस हमारे पास, सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है. सीक्वेंस ये नेचुरल नंबर से जा रहा होता है. कहाँ जा रहा होता है, नेचुरल नंबर से ये डिपेंड करता है कि कौन से स्पेस में जा रहा है. लेकिन ये स्टार्ट इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जैसे हम SN को हम लिखते हैं, इसको ये जो ये सीक्वेंस है हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि n हमारा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, या हम इसे सीक्वेंस को डिनोट करते हैं S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. सीक्वेंस को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं. अच्छा ठीक है, बात समझ आती है. आगे हम करते हैं, ये तो हमारे पास सीक्वेंस आ गया. अच्छा ठीक है, अब मैं ना ये सीक्वेंस आपने देख लिया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास होता है, ये जो सपोज डेट में सीक्वेंस को ऐसे डिनोट कर रही हूँ, ये क्या होता है, n से नेचुरल नंबर से एलिमेंट कहाँ जा रहे होते हैं, या तो हमारा रियल लाइन में जा रहे होते हैं या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जा रहे थे. सीक्वेंस की डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में 6th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी थी. अच्छा चलो ठीक है, ये हमारे पास है सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर से सो ऑन जा रहा है. अच्छा अब इधर बताया गया या तो नेचुरल नंबर होता है या यहाँ पे कभी कभार होल नंबर्स भी होता है. तो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका सीक्वेंस है. तो आज सपोज डेट मेरे पास नेचुरल नंबर
नंबर्स हैं, अब आपको पता है कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन होती है, ये को डोमेन होती है। जो भाई डोमेन को मैं डिनोट करती हूँ, डोमेन में लिख देती हूँ यहाँ पे, डोमेन आपकी आएगी यहाँ नेचुरल नंबर का सेट, और ये जैसे सपोज दैट ये है मेरा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ पे मेरा 4 है, एंड सो ऑन चलते 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 यहाँ मेरा आएगा n-1 आएगा, और यहाँ मेरा आएगा n आएगा, और यहाँ मेरा आएगा n+1 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, मैं अब क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये जो n है इस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरा ये एक नंबर है, ये एस ये जो ये है रियल लाइन, ये हमारे पास आ रही होती है। आपको पता है को डोमेन होती है वाई एक्सिस पर होती है, तो जो भी आपकी को डोमेन आपको गिवन होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगी। अब ये देखो, अब ये है, ये हमारे फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म S1 सपोज डेट S1 शायद S1 यहाँ हो S1। अच्छा S2 शायद यहाँ हो S2। ये देखो, ये y एक्सिस पे आपने वो ड्रॉ करना है कि y की वैल्यू, y की वैल्यू ये होगी S1 की, और y की वैल्यू ये होगी S2 की, और y3 की वैल्यू होगी सपोज डैट, ये इस बज़ाहिर दिखाई दे रहा है ये डॉट, लेकिन आपको नहीं पता ये S3 की वैल्यू ये हमारे पास S2 है, और ये मेरे पास S3 है। ये असल में ये y की वैल्यूज़ होती हैं, कुछ और नथिंग एल्स देन y वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, S4 पे सपोज डैट मैं जा रही हूँ, चलो यहाँ पे आ जाती हूँ S4, ठीक है। अच्छा चलो फिर चलते ऐसे, फिर पॉइंट्स दरमियान में ऊपर नीचे आते गए, लेकिन जैसे इन्होंने ये n क्रॉस किया, ज़रा डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन क्या कहता है, वो स्मॉल n, ये स्मॉल क्या है, ये सीक्वेंस की टर्म्स, ऐसी सीक्वेंस की टर्म्स जो n से बड़ी हैं। तो अब क्या है हमारा, n से बड़ी तो नंबर सारे के ये हैं, इसका मतलब है इस दुनिया की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, वो बिहेवियर आपको बताया जा रहा है। वो क्या कहता है कि ये जो ये वाला n आपका, ये जो इस n से बड़ा, मतलब इसका मतलब है इस दुनिया की कैपिटल n से बड़े, तो ये नंबर है नेचुरल नंबर्स, एक हमारे पास n+1 n+2 n+3 n+4 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर्स हैं। उससे पहले की दुनिया को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कन्वर्जेंस में ये ज़रा एक ध्यान रखिएगा, ये जो n है, n का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये n डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, अकेले एप्सिलॉन पे, तो हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर ये n डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन और पॉइंट पर, आसपास के पॉइंट्स पर, तो फिर ये हमारे पास इसे बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, क्योंकि ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। और जो पॉइंट से आज़ाद होता है ना भाई ना, जो मर्जी पॉइंट दो मैं आपको आंसर निकाल के दूंगा, तो हम उसे बोलते हैं कि भाई आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो। अच्छा चलें ठीक है, आपको यूनिफॉर्म और ये तो बता दिया कि हमारे पास ये कन्वर्जेंस होता है। अब ज़रा इस टर्म को ज़रा गौर से देखो, ये टर्म्स क्या कहती हैं, ये आपके सपोज डेट में यहाँ पे कह देती हूँ, यहाँ मेरा खड़ा है S। अब आप ज़रा गौर से देखो, ये एप्सिलॉन आपका था, एप्सिलॉन S में से माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा नीचे वाला आएगा, नीचे सारे कम होते हैं, इससे ऊपर वाले बड़े होते हैं। अगर इसी S में एप्सिलॉन ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा सपोज कर रही हूँ मैं, एप्सिलॉन ये आएगा। चलो आ जाओ भाई आ जाओ, ये हम ये थोड़ा सा इधर डॉटेड लाइंस बना देते हैं। अच्छा, और ये हमारा है पूरा, ये हमारा S है, ये मैं इसे S को डार्क लाइन से डिनोट करती हूँ। अच्छा अब वो ये बता रहा है कि जैसे आपका n क्रॉस करेगा, ये जो सारी वैल्यूज़ पहले थी, पहले कोई नीचे आ रहा था, नेगेटिव साइड पे आ रहा था, पर जिसका दिल करता था जहाँ मर्जी आ जाता था, ये कोई बाहर है, कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है, लेकिन जैसे n को क्रॉस किया, हर वैल्यू इस s के करीब आना शुरू हो गया। ये s आपका ये है, इसके करीब आना शुरू हो गया, इसके करीब आना शुरू हो गया। कोई इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाएगा। तो जब ये सिचुएशन आएगी कि कोई भी इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, तो आप ज़रा देखो इसमें सारे किसी एक पॉइंट के करीब जाते जा रहे हैं, और वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है S। यही बात ज़रा आज इधर से पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, कहता है SN-S
एस एन माइनस एस, मतलब आप जब आप एस का डिफरेंस लेते हो एस के साथ तो इतना छोटा आंसर होता है कि एप्सिलॉन से भी छोटा आंसर होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि हर टर्म का एस के साथ डिस्टेंस वेरी 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 स्मॉल होता जा रहा है, हर टर्म एस के करीब करीब जाती जा रही है। अब एक बात याद रखिएगा, ये आप लोगों ने कन्वर्जेंस देख ली, ठीक है, कन्वर्जेंस हमारे पास ये होती है। इसके बारे में आपको दो तीन मोटी मोटी बातें बता रही हूँ जो आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछी जाएंगी। आपसे ये पूछा जाएगा कि कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जाता है, पहले सवाल पूछा जाता है, पहले सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि कन्वर्जेंस जिस लिमिट को, ये जो ये एस होता है ना, एस को बोलते हैं लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस, ये जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की ये जिसको कन्वर्ज कर रहा होता है ना, ये देखो एस एन किसके पास करीब करीब जा रहा है, एस के करीब जा रहा है, व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब एन आपका स्मॉल एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रहा था तो आपका ये जो ये सीक्वेंस था किसके करीब करीब जा रहा था, इस एस के। तो आपका इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, एस। एक बात। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ज़रा गौर से देखो, आपसे पूछा जाएगा कि इसके ये कितने पॉइंट्स को कन्वर्ज करता है। ये मुझे याद है मेरे से पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया, पता नहीं कौन से टेस्टों में पूछा गया था, गेट सब्जेक्ट टेस्ट में भी बहुत सारे पूछे गए थे, तो अब मिक्स हो गए, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बस ये याद है कि ये पेपर में पूछा जाता है कि ये कितने पॉइंट्स को कन्वर्ज करता है, इसके लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, कन्वर्जन सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सिर्फ एक और इकलौता लिमिट पॉइंट है, एक और इकलौता लिमिट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ये ना इसको एस को भी कन्वर्ज कर रहा है, आधे पॉइंट्स किसी और पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं, आधे किसी और को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो वो बेटा कन्वर्जेंस नहीं होता, उसे वो डाइवर्ज कर जाता है। और वो हमारे पास सीक्वेंस होता है, वो भी हमारे पास किसी काम का नहीं होता, वो बेकार होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग यही चेक करते होते हैं, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो हमारा काम का डाइवर्ज कर गया, तो इसका मतलब है आपने प्रोग्रामिंग गलत की हुई, आपने मेथड ही गलत बनाए हुए, तो इस तरह, या आपने कुछ लिखने में एरर किया तो वो एरर अपनी सही करें। एक तो ये बात, एक ये बात आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने बता दिया कि आपसे पूछा जाएगा कन्वर्जेंस लिमिट क्या है। लिमिट पॉइंट यूनिक होता है, या तो कहा जाएगा 0 लिमिट पॉइंट होता है, 1 लिमिट पॉइंट होता है, 2 लिमिट पॉइंट होते हैं, 3 लिमिट पॉइंट होते हैं, एंड सो ऑन। तो आपने कहना सिर्फ इसका यूनिक होता है, इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, लिमिट पॉइंट यूनिक होता है। एक दूसरा, आपसे ज़रा गौर से देखो, आपका कन्वर्जेंस सीक्वेंस ज़रा गौर से देखो, ये हमारे पास क्या है, क्या होता है, इसके बारे में बहुत बड़ा दावा करने जा रही हूँ, ये बाउंडेड होता है, जो मैं आगे चल के आपको प्रूफ भी करवाऊंगी। ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड होता है। ज़रा आप इस दुनिया में देखो, इस दुनिया में जितनी भी टर्म्स हैं, इसकी अपर लिमिट ये है, उसकी लोअर लिमिट ये है, और इस लिमिट से कोई बाहरी टर्म निकल ही नहीं रही। तो अपर लिमिट भी आप बता सकते हो, लोअर लिमिट भी बता सकते हो। अच्छा, अब ज़रा इधर देखो, इसमें आप सबसे छोटा डॉट बता सकते हो, सबसे छोटा डॉट कहाँ है, ये। तो अगर मैं इधर ही एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दूं, लोअर लिमिट बन गई। इसमें इसी दुनिया में, यहाँ से यहाँ वाली दुनिया में सबसे बड़ा डॉट आपको नज़र कहाँ आ रहा है, ये। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस दुनिया का भी आप लोअर लिमिट भी बता सकते हो, अपर लिमिट बता सकते हो। तो ये वाली लिमिट पूरी और ये वाली तो आपको साफ पता चल रहा है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो इस तरह ये भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड। तो ओवरऑल अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो 100% वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। बट कन्वर्स होल्ड नहीं करता, बाउंडेड सीक्वेंस आपके कन्वर्जन नहीं होते। तो ये बात अपने याद रहे, आगे बहस वगैरह ये सारा कुछ हैगी। कन्वर्जेंस लिमिट के बारे में एक और भी बात आपको बता देती हूँ, कॉशी सीक्वेंस का आप टर्म पढ़ेंगे, ये 3 बातें कन्वर्जेंस में के बारे में पूछी जाती हैं। इसकी लिमिट क्या है, यूनिक, ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड होता है, और कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कॉशी होता है। कॉशी क्या है, कॉशी के बारे में भी यही डेफिनेशन है, कहता है फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एंड सच डैट, यहाँ पे सिर्फ यहाँ ये, चलो आज वो लिख के दिखा देती हूँ, वो हमारे पास ये होता है एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर देन कैपिटल एन। तो बस इतना आ जाता है। अब बता रही हूँ कि कोई सी भी दो टर्म्स का आपस में डिस्टेंस इज़ वेरी, किसी भी दो टर्म्स का आपस में जो वो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि एप्सिलॉन से भी ज़्यादा छोटा है। आओ ज़रा मैं इसको ज़रा यहाँ से ग्राफ से बताती हूँ। आप ये देखें, एक हमारे पास है ये, अगला हमारे पास है ये, कोई से दो कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं, अब आप इनका अगर डिस्टेंस लेंगे, एप्सिलॉन जितना भी एप्सिलॉन है उससे भी कम है। ये देखें, एक का ये डिस्टेंस है, अगले का ये डिस्टेंस बनेगा। तो अगर आप इनका वो डिस्टेंस लेंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे तो बहुत कम। और अगर आगे देखेंगे, इसका इसके साथ डिस्टेंस, इसका इसके साथ डिस्टेंस, अब देखें ये सारे ये डिस्टेंस आपस में कम 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 कम, करीब 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 आते जा रहे हैं। दो कंसेक्टिव टर्म्स भी आपस में करीब आना शुरू हो गए, तो इसे बोलते हैं कॉशीनेस
बोलते हैं। तो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है तो हम उसे बोलते हैं बाउंडेड भी है, वो कॉशी भी है और इसकी लिमिट यूनिक भी है। लेकिन बाउंडेड, अगर सीक्वेंस आपका बाउंडेड है ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट होल्ड करेगा। अगर सीक्वेंस आपका कॉशी है ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्स इसका होल्ड नहीं करता। तो ये बात याद रखिएगा, ये बातें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। तो ओवरऑल अगर आपको कन्वर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट देना था तो वो मैंने आपको दे चुकी हूँ। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट उस पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।